मुश्किल से संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना पड़ा वतन के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना पड़ा वतन के वास्ते। जितनी जोशीली ये पंक्तियां हैं उतने ही जोशपूर्ण उल्लेख और वीर गाथाओं से परिपूर्ण रहा है हमारे आज के अतिथि का जीवन, जिन्होंने जीवन भर हार न मानने और निरंतर प्रयास करते रहने की एक जीवंत आसना प्रकट की है। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि इनके प्राण लेने के लिए इनके विरोधी कितनी ही बार ताक लगाकर बैठे रह गए, परंतु किसके अंदर वो सामर्थ्य था जो इनके जज्बे के आगे टिक पाता, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण जीवन को त्याग कर एक ऐसे जीवन का चयन किया जिसको सुनने मात्र से ही लोगों की रूह कांप उठती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को अपना आइडल बनाया और उनके पथ पर चलते हुए जिंदा शहीद नाम का हीरा अपने नाम के आगे जड़ा लिया। आज इसी जोश के साथ टीम नो टॉक्स स्वागत और अभिनंदन करती है जिंदा शहीद MS बिट्टा सर का। वेलकम सर, वेलकम टू द सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो आतंकवाद जैसी बड़ी भयावहता के खिलाफ काम करने के लिए बना था, सर सुनने में ये काम कितना चैलेंजिंग लगता है, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी और आपने कैसे इसे काम में लाने की योजना बनाई? देखो, पहले तो मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। आतंकवादियों को, देश को तोड़ने वाले को झुक जाता तो सारे मसले हल हो जाते, झुक जाता तो सारे मसले हल हो जाते, पर अपने किरदार का मैंने कत्ल नहीं होने दिया। आतंकवाद हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, पर आज आतंकवाद को हिंदुस्तान में कोई चैलेंज नहीं है। जब से हमारे देश में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मेरा आपसे सवाल है, क्या 26/11 जैसी कोई घटना हुई? एक वोट के जरिए राजनीतिक आते थे, एक वोट के जरिए आतंकवाद आया, तो वो भी पाकिस्तान से खुले आम आया, और ताज होटल जैसा वो इतना कॉस्टली जो एक होटल है ताज होटल, वहां पे आके उन्होंने हमला कर दिया। क्यों, कैसे, क्या कमी रही? पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, ट्रेनों में ब्लास्ट कर दिए, रोटी रोजी कमाने गए थे, कोई बहन गई थी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, को पति गया था अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। बॉम्बे के अंदर ट्रेनें उड़ जाती हैं। जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोग शहीद हो जाते हैं गोलियों बमों से। दिवाली के दिनों में पटाखे लेने माँ बाप मिठाई लेने खिलौने जाते हैं, पे खिलौने पटाखे तो नहीं होते, पर खून से लथपथ उनकी बॉडी इन आतंकवादियों के बमों से वो बच्चों के सामने होती है। बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते थे, खून की नदियां बहती थी। किसी माँ को ये नहीं पता होता था कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है कि शाम को वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी। सिर्फ ये हालात थे देश के, पर पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों से ही लीडरशिप आती है। लीडरशिप का काम होता है कि मैं वतन के लिए अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं बहनों के सुहागों की रक्षा कैसे कर सकता हूँ, मैं सीमाओं की सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं जो वो बड़े होंगे पढ़ लिख के, उनके फ्यूचर के लिए मैं अब से क्या सोच सकता हूँ। मैं गंदी राजनीति नहीं करूंगा, मैं संविधान के जो शपथ ली उसके ऊपर चलूंगा, मैं मातृभूमि को आंच नहीं आने दूंगा, मैं अपने राष्ट्र को विश्व गुरु की तरफ लेके जाऊंगा। वो तो तभी हो सकता नहीं कि संकल्प लेना पड़ता है, कठिन कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनमें लोग नाराज भी होते हैं, क्योंकि आज से काफी वर्ष पहले जो हम पॉलिटिशियन थे, हमारे अपने स्वार्थ थे, हमारे अपने मतलब थे। कोई नेता बनना चाहता है, नेता बनने का मकसद क्या है ये उसको नहीं पता था।
अभी भी आपने देखा होगा, आप मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारा चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गिरजाघर चले जाएं, कितनी पॉलिटिक्स में पिछले समय में बदलाव आया। आप कोई वहां पे जो पुराने टाइम पे हमारे गुरुओं के, सुभाष चंद्र बोस जी के, स्वामी विवेकानंद जी के, चंद्रशेखर आजाद जी के, भगत सिंह जी के जो एक स्लोगन होते थे, है ना, वो आज कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। कहीं नजर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आज क्या नजर आएगा? आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बाद में जाओगे, ऐसे मेरी तरह रुमाल निकला हुआ, पहले हमारे दर्शन करो फिर जाओ। ये पॉलिटिक्स जो है, इतनी गिरावट आ चुकी थी कि हम आजाद देश को कराते कराते फिर अंग्रेजों से तो आजाद देश को कराया, पर हम राजनीतिक गुलामी में जा चुके थे। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि प्रथम राष्ट्र है, ना मेरा है ना तेरा है, मेरे लिए तो भारत माँ है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ ट्रेनों में ब्लास्ट होते हुए पिछले 5-6 साल में, 7 साल 8 साल में देखे? क्या 26/11 जैसी बॉम्बे की घटना देखी? क्या पार्लियामेंट जैसा हमला देखा? हाँ, कश्मीर के अंदर इतना बड़ा देश है, खुली सीमाएं है, कहीं कहीं गोली चलती है। क्या कश्मीर के अंदर रोज हमारे जवानों की खून से लथपथ बॉडी, उनकी पत्नियों, उनके बच्चे, उनके माँ बाप के सामने आती थी, तिरंगे झंडे में लिपटी हुई, कहीं देखी? कितना भारत आगे निकल गया। कारण संकल्प, राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति। राजनीति और राष्ट्रनीति में बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर हम सारे पॉलिटिशियन राजनीति के नाम को बदल के राष्ट्रनीति का नाम दे दें, देश कहां जाएगा? आपने देखा होगा कि हम अगर आपस में बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूं, मेरी आपको बात कुछ चालाकी चुटकी वाली लगती है, आपकी मुझे, मेरी आपको लगती है, तो आप मुझे या मैं आपको कहूंगा, अरे मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करना, कहते बताइए, मेरे साथ राजनीति मत करना। पर क्या ये कहते हुए, ये सुनते हुए आपने कभी 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचा कि पॉलिटिक्स तो देश को चलाती, इसका मतलब क्या है? कभी किसी ने इसका रिजल्ट निकाला ही नहीं, जबकि रोज हम आगे मेरे से राजनीति मत करना। ठीक है, इसका मतलब जो एक देशभक्ति थी, कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको भी कहती तो पॉलिटिशियन थे, पर उनका राष्ट्रवाद था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये कौन थे? थे तो पॉलिटिशियन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, सरदार पटेल कांग्रेस के लीडर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के लीडर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के लीडर रहे। सोच क्या थी? प्रथम राष्ट्र, प्रथम राष्ट्र। तो उसके बाद बदलाव आ गया। एक है आतंकवाद, पाकिस्तान का, ISI का, नक्सलिज्म का। एक है राजनीतिक आतंकवाद, जो यूपी में एक मिसाल राजनीतिक आतंकवाद थी। जिस पॉलिटिकल पार्टी का राज आया, उसने अपना करते रहे। ना बहनें सेफ थी, ना कोई व्यक्ति सेफ था, ना कोई बच्चे सेफ थे। आज अजीत जोगी जी आए, उनको बाबा जी कह के बुलाते, बाबा बुलडोजर जो भी कहते। आज आप देखिए कि यूपी के अंदर, कल का यूपी और आज का यूपी, मन में क्या है? प्रथम राष्ट्र। मन में क्या है? बहनों के सुहागों की रक्षा करना। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी हो। अब उसको कौन किस कास्ट में लेता है, वो उनकी सोच है। सवाल तो यह है कि मेरी बहनें सुरक्षित रहे, मेरे यूपी की या मेरे देश की डेवलपमेंट हो, विकास हो। आज कहाँ यूपी पहुंच गई? ये मिसाल है, तो बीजेपी का नहीं हो, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। अब जो कर रहा है उसके लिए तो कहना पड़ेगा। पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो की बेटी की, उसकी बेटे की तारीफ तो नहीं करूंगा, नवाज शरीफ की बेटी की तारीफ तो नहीं करूंगा, जो चीफ मिनिस्टर, उसका भाई जो अभी प्राइम मिनिस्टर, उसकी तारीफ तो नहीं करूंगा। अब ये देखो, आप बिहार देख लो, बिहार की पॉलिटिक्स को देख लो, सुधार हुआ और होने की जरूरत। तो जब हम आतंकवाद की जो बात की, अगर हम निर्णय ले लें कि हमारा मकसद प्रथम राष्ट्र है, भारत की आजादी की रक्षा करना, आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहना, तो अगर अपने मन में, एक पॉलिटिशियन के मन में आ जाता है, मैं अगली बार MLA, MP, मंत्री बनूं या ना बनूं,
मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार से भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, फिर राष्ट्र कहां जाएगा? कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज उन लोगों को होता है जो कमजोर होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं उनको काहे का चैलेंज? अब हमें इतने बम गोलियां उन्होंने चला दिए, काहे का चैलेंज? भगवान ने हमारी मातृभूमि में ड्यूटी लगाई, हम पूरा करें। जी सर, आपके बारे में मीडिया में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि आपने कक्षा 9वीं में एक बार तिरंगा झंडा फहराने का कड़ी फैसला लिया, जहां आतंकवादियों ने यह स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यहाँ तिरंगा नहीं लहराया जाएगा। तो सर, इतनी कम उम्र में ये जज्बा, इस साहस के स्रोत क्या था? देखो, हम कई बार कहते हैं कि मैंने किया, मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं, इंसान करने वाला कुछ नहीं होता। ये मातृभूमि, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाक उल्ला खां, रानी झांसी, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, शहीद आजम उधम सिंह जिसने जनरल डायर का बदला जाके लिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये उनकी धरती है। इस धरती में लाल खून गिरा है, ये लाल धरती खून में इतनी शक्तिशाली है, ये सेवा वो देते हैं, उसकी सेवा से हमने किया, हमने नहीं किया। वो चैलेंज था, तिरंगे झंडे से प्यार है, बचपन से प्यार था, वंदे मातरम को बचपन से प्यार है। आज भी हम कहते हैं कभी भी बम्बों गोलियों से मौत आती है, रोज प्रेयर करता हूं तो आखिर में एक शब्द मेरे अंदर से निकले, एक भगवान से मांगता हूं कि आखिरी ख्वाहिश, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, और आपके चरणों में समा जाऊं। जो मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम बोलने में अगर किसी को हिंदुस्तान में तकलीफ है तो वो भारतीय हो ही नहीं सकता। वो इस मुल्क का गद्दार है, वो इस भारत माँ के साथ धोखा करता है, वो भारत माँ के साथ खिलवाड़ करता है। तो सवाल ये है कि ये तिरंगा झंडा जो है, ये हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का सबका है तिरंगा झंडा। इसकी शान, इसकी इज्जत रखना हमारा कर्तव्य है। और ये हमारे उस वक्त ग्रैंडफादर के ब्रदर थे जिनको जलियांवाला बाग में गोली लगी थी, हमें प्रेरणा मिली थी। हम उस परिवार से आते हैं, फ्रीडम मूवमेंट की परिवार से आते हैं। वो जलियांवाला बाग मेरे घर के पास है ना, वहां से प्रेरणा मिली हमें कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का खून गिरा, फिर आजादी का तिरंगा झंडा बुना गया, फिर आजादी की नींव रखी गई। आजादी का मैना, आजादी को समझना, सबसे पहले जो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन उनको समझना चाहिए आजादी का मकसद क्या है, आजादी मिली कैसे। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे पे जब चढ़े और जब भगत सिंह ने पार्लियामेंट पे बम फेंका, और बम फेंकने के बाद वो भागे तो नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंका, बम इसलिए फेंका अंग्रेजों को कहने के लिए कि भारत माता की जंजीरों से जकड़ी हुई भारत माता को छोड़ दो। आप जैसे युवाओं को कहा जागो इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। फिर उनको 14 नंबर कोठरी में ले जाया जाता है, फिर उनके दोस्त मिलने आते हैं। भगत सिंह, तुम्हारी शादी कब होगी? वो स्टूडेंट लीडर को पूछते हैं, कहना अगर इससे भारत माता की गुलाम धरती के अंदर शादी होती है तो भगत सिंह जी कहते फिर दुल्हन मेरी मौत होगी, शहीद हो चुके मेरे दोस्त मेरे बराती होंगे। ये जज्बे से उस वक्त स्टूडेंट लीडर के अंदर, उनके अंदर पागलपन था, इश्क था भारत के लिए, भारत को आजाद कराने का। उनका ये मकसद नहीं था कि आज भारत आजाद होगा। भगत सिंह जी ये सोचा था कि मैं राष्ट्रपति पीएम बनूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी मैं राष्ट्रपति पीएम बनूंगा, नहीं। उनका मकसद था आपके लिए, हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए आजाद भारत छोड़ के जाना। और जब उनको कोर्ट में ले जाया जाता था जोर जोर से हंसा करते थे भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव जी। जज कहते हंसना मना है कोर्ट के अंदर, वो कहते थे जज साहब जब हम फांसी के रस्ते को चूमने के लिए जाएंगे, जब कहेंगे वंदे मातरम भारत माता की जय, क्या उस वक्त भी हमारी हंसी रोक लोगे? ये जज्बा था। आज हम कास्टिज्म में बांटे हुए हैं, तेरी वो कास्ट, तेरा वो मजहब, तू जाट, तू नॉन जाट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास। नहीं, हमको जब को कहता है छोटी जात फलाना, छोटी जात, शेड्यूल कास्ट,
वह को हमें दुख लगता है। क्यों? ठीक है, जो भगवान ने किसी को भगवान ने जुड़ाहा बनाया, कपड़ा बनाने का काम, किसी को जूता बनाने का काम दिया है। जूता नहीं पहनेंगे तो वो चल पाएंगे अपन? मेरे पैरों में लोहा है, मेरे जूता ना हो पैर पे मैं चल ही नहीं सकता। किसी को खेती का काम दिया है, किसी को भारत माता की सफाई का काम दिया है। जो हमारी सफाई करते हैं उनको क्या समझते, वो सबसे महान है। याद रखिएगा, वो सबसे महान है। हम आज इस जगह पे बैठे हैं, सफाई है उन्होंने की है तो तब हम बैठे हैं। हम उनको आज भी किस गलत रूप से देखते हैं। और ये मैं भगत सिंह जी की बात कर रहा हूँ। जब वो जेल के अंदर थे तो उनकी सेवा करने वाले थे, उनका नाम था बोजा सिंह जी, खैर बोजा सिंह जी नाम था। तो वो उनकी सेवा करते थे। तो भगत सिंह जी उनको कहते, उनको माँ कह के बुलाता था, मेरी बेबे माँ करके। बेबे माँ क्यों बुलाते? कि जब मैं बच्चा था मेरी माँ भी ऐसे सेवा करती थी, मेरी पॉटी साफ करनी, मेरे शरीर की सफाई करनी। तू भी तो मेरी सफाई करती, कहता फिर मेरी एक इच्छा है पूरी कर दे। कहता मैं तेरे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। वो बोजा सिंह जी कहते मैं नहीं खिला सकता, मैं छोटी जात का हूँ। भगत सिंह बड़ा कंपेल करते। फिर भगत सिंह जी जो है, जब फांसी का आखिरी दिन होता है, 2 दिन पहले कहते मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। कहते क्या? कहते मुझे अपने हाथ से खाना खिला दे। ठीक क्यों कहा? क्योंकि फर्क नहीं समझा। फिर उसने रोते रोते कहा, कैसी तेरी माँ होगी जिसने जन्म दिया भगत सिंह तुम्हारे जैसे योद्धे को। फिर उसके हाथ का खाना खाया और फांसी के रस्ते को चूमा। आज हम अभी भी कई गांव के अंदर कई जगह पे ऊपर हमको सफाई कर रहा, उसको बुरी निगाह से देखते। बिल्कुल नहीं, उनकी इज्जत करो, वो हमारे सम्मानीय है। हमें हमारी भारत माता को वो पूरा देख रेख करते हैं, उनको गलत तरीके से मत समझो। ये जो आजकल लोगों ने कास्टिज्म धर्म के ऊपर जो धंधे बना लिए, ये खत्म होने चाहिए। जो कास्ट है भगवान ने दी, उनका मान सम्मान करो। और उनको ये मत कहो तेरी छोटी जात, ये फलाना, ये गुनाह है, ये पाप है, ये बदुआ रखती है। जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है, हम आशा करते हैं कि हम सब आपकी सोच से सीखें। सर मेरा अगला प्रश्न है कि खालिस्तान का मुद्दा कई वर्षों पुराना है, लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने इसकी वजह से बहुत तनाव महसूस किया है। तो सर आपके हिसाब से इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? कोई समस्या नहीं है, कोई खालिस्तान समस्या नहीं। यह समस्या कांग्रेस के टाइम पे है ना। कहते ना एक आतंकवाद की कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक आतंकवाद। ये राजनीतिक आतंकवाद था, वोट की खातिर, सत्ता की खातिर पाड़ो राज करो। एक बिटरावाला तैयार किया गया है ना। वो पहले आतंकवादी नहीं था, कांग्रेस के टाइम पे तैयार किया गया कि हम पंजाब में सदा राज करेंगे। उसको हरमंदर साहब में भेज दिया गया, वो हाथ से निकल गया। उसको पाकिस्तान से हथियार मिलने शुरू हुए, वो हंकार में आ गया। उन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हिंदू भाई जितने भी पंजाब छोड़ के चले जाओ। हमारे जैसे सैकड़ों सिखों को कहा बोलना बंद करो नहीं तो आपको मार देंगे। हरमंदर साहब को किला बना दिया। हरमंदर साहब पवित्र स्थान जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक होता है, उसको ढाल बना दिया। पुलिस अंदर फौज जा नहीं सकती थी, बाहर लोगों का कत्लेआम करते थे। 36,000 लोगों का कत्लेआम किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। खालिस्तान का नारा दे दिया। उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, उनके पास 84 के दंगे हुए। जो अब नई जनरेशन है उनको तो यही याद है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, गुरुद्वारा साहब में फौज ने हमला किया था। उनको तो यही याद है कि 84 के दंगे हुए थे। उनको ये याद नहीं था कि 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था, उसमें 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ था। जो हमारा रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता है, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, उनकी लड़कियां, उनका कहना भी गुनाह है, हमारे घरों में है। मकसद था पाड़ो राज करो, हम सदा राज करेंगे। राज करते करते 84 के दंगे भी हो गए पूरे देश में, ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुआ, हरमंदर साहब का अपमान भी हुआ, 36,000 लोगों का बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। और नई जनरेशन को पता नहीं ये है खालिस्तान। कौन सा खालिस्तान? मकसद क्या खालिस्तान? 2 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब हमारी पूरी दुनिया में आबादी है।
2.5 करोड़ क्या आता है बताइए? कितने एमपी का एरिया होता है? कितने एमपी का एरिया? तो पर आप सबकी इच्छा होगी कि हम हरमंदिर साहब अमृतसर नमस्तक होने के लिए जाए। सबकी बच्चों की, माँ बाप की इच्छा होती है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ऐसा ही है। कोई कास्ट को मतलब, मैं तो हरमंदिर साहब जाऊंगा। कहता सिख धर्म मेरा हक है, सिख धर्म के आगे मैं सिख झुकाता हूँ, पगड़ी के आगे सिख झुकाता हूँ। ठीक, 2.5 करोड़ आबादी, दुनिया नमस्तक होती है सिर्फ कौम के आगे। गुरुद्वारा साहब के अंदर लंगर शक्ति है। तो चंद लोगों ने जो अहंकार आ गया, हम सरदार है। सरदार का मतलब ये नहीं हम सरदार, सरदार जी का मतलब मजलूमों की रक्षा, बेसहारा की रक्षा, राष्ट्र को मजबूत करने की रक्षा, जिस राष्ट्र के लिए हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानी और शहादत दी। और आपको और बता, खालिस्तान में कभी बना था, न बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो MS बिट्टा के टूटे हुए शरीर से, जख्मी शरीर से, गंदी हनेरी की तरह, हमारी लाशों पे गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। पर एक सवाल मेरे अपने सिख भाइयों को है, क्या जब यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर जब तिरंगे झंडे को हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के जब फुटबॉल बना के पैरों में रूदा जाता है, सिर पे सुंदर दस्तार होती है जिनको सरदार जी कहते हैं, जब पंजाब के अंदर किसान आंदोलन के नाम पे ये कहा जाता है हम हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को मार देंगे, हमने इंदिरा गांधी को भी मारा था, हमने चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह को भी मारा था, हमने पिट्टा को भी मारने की कोशिश की थी, जिसमें 70 लोग शहीद हुए थे। क्या पंजाब के पास सिख समाज के लोगों की आवाज नहीं उठेगी? क्या तिरंगे झंडे से प्यार नहीं है उनको? क्या भारत मां से प्यार नहीं है? क्या हमारे गुरु साहिबानों ने सब भारत के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए कुर्बानी शहादत नहीं दी थी? ये मेरा एक प्रश्न और मेरा सवाल है। और फौज में जो जवान सुंदर दास्तार पहन करके पूरी दाढ़ी रख के गुरु मर्यादा के ऊपर जाते हैं, वो एक ही कहते हैं, मैं सरदार हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, और मैं भारत माता का एक फौजी भी हूँ। तो हमें सबको बगैर वर्दी से फौजी भी बनना है। और सिख समाज के जो सिख समुदाय के आगू हैं, लीडर्स हैं, धर्म के जिम्मेदार लोग हैं, उनको इनका विरोध करना है। अगर वो विरोध नहीं करेंगे, हम कहते हैं सारे तो ऐसे नहीं है। अगर आपसे मैं ज्यादा बात करूंगा, आप कहेंगे सब तो ऐसे हमने नहीं देखे। चुप रहना भी गुनाह है, चुप रहना भी पाप है। आपके तिरंगे झंडे को आग लग रही है, आपके तिरंगे झंडे को पैरों में रूदा जाता है, आपके प्रथम प्रधान नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है, तो हम भूलेंगे नहीं? हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही खालिस्तान की, हम क्या जवाब नहीं देंगे? हिंदू बोलेगा तो फिरकापरस्त, हिंदू बोलेगा RSS, हिंदू बोले बीजेपी, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तो फिरकापरस्त, तो सरदार जी नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? ये सवाल। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको बिना वर्दी के भी फौजी बनना पड़ेगा अगर इस देश की रक्षा करनी है। सर, आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और आज पंजाब एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो है ड्रग्स की समस्या। आज इस पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं जो कि दर्शाती हैं कि आज लाखों लोग इससे किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो सर, आपके अनुसार हमारे देश को इस समस्या का हल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, पूरा देश हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान की संस्कृति कल्चर भी एक है, पर हिंदुस्तान की हर स्टेट के अंदर एक अपना अपना कुछ कल्चर है। गुजरात जाओगे, आपको इंडस्ट्री, व्यापार है ना, व्यापार दिमाग से, प्यार दिल से, दान पुण्य सेवा भगवान, वहां भगवान है, ईमानदारी वहां है। यूपी में जाओगे, यूपी में गांव के लड़के सुबह सुबह दौड़ते हुए मिलेंगे। मैं फौज में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा। यही बिहार में है। चाहे बिहार की पॉलिटिक्स गंदी हो, आप कहीं भी जाएंगे, आप बड़े बड़े होर्डिंग देखेंगे। आजकल भी देख रहा, IAS बनो, IPS बनो, PCS बनो, साइंटिस्ट बनो। आप पंजाब में जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे,
बड़े बड़े होर्डिंग हरियाणा से शुरू हो जाएंगे, विदेश में चलो, कनाडा चलो, अमेरिका चलो, जर्मनी चलो। इनको पूछे चंद बेवकूफों को कि आपके घर है वहां के, यहाँ प्लेन पकड़ेंगे और आप अपने घर चले जाएंगे और आपके दोबारा बिजनेस करें वहां पे। दूसरा, जो नार्को टेररिज्म वो बॉर्डर एरिया है। पंजाब इसलिए प्रभावित हुआ, टेररिज्म खत्म हुआ, तो पाकिस्तान क्या करता है, ड्रोन के जरिए रोज नार्को टेररिज्म फैलाता है। हमारी जवानी उसने बर्बाद कर दी, पहले टेररिज्म से पाकिस्तान ने बर्बाद की, अब इस पे कर दी। सवाल फिर वही आता है, पॉलिटिशियन क्या करता है? पॉलिटिशियन का क्या काम है? क्या वोट लेना, क्या सत्ता लेना, क्या एमपी बनना, क्या मिनिस्टर बनना? इसके लिए संघर्ष क्यों नहीं? इसके लिए किसान मोर्चा है, इसके लिए मोर्चा कोई नहीं। हमारी नई जनरेशन, बच्चे सारे विदेशों में जा रहे, पंजाब खाली हो जाएगा, इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं? किसानों के लिए आंदोलन क्यों? बेगुनाहों के कातलों को छुड़वाने के लिए आंदोलन क्यों? अमृतपाल ने जो पंजाब में आग लगाई थी, आज असम जेल में बैठा, उसके छुड़वाने के लिए आंदोलन क्यों? ड्रग्स को खत्म करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं? नार्को टेररिज्म को खत्म करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो पहले आपने सवाल पूछा कि हम पॉलिटिशियन को राष्ट्रवाद की तरफ आना पड़ेगा। अगर राष्ट्रवाद की आपकी सोच होगी, आप सारी समस्या हल कर सकते हैं। लाखों वर्कर है हमारे पास, कांग्रेस है, अकाली है, सीपीएम है, सीपीआई है, बीजेपी है, आम पार्टी है। हम अपने कार्यकर्ता को लगा दें। आप भी तो स्टूडेंट हैं, आप भी तो किसी मिशन पे आए हैं ना, यहाँ पे आपकी भी तो सोच है। आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, उम्र छोटी है तो मुझे आप मेरी इंटरव्यू ले रहे, अच्छे सवाल पूछ रहे, आपकी सोच रास्त है। तो पार्टी का वर्कर क्या है? वो क्या बहुत बड़ा नेता बन गया? उसकी सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको ठीक करूंगा, मैं अपने एरिया को संभालता हूं। हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों पे इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्ले के प्रेसिडेंट, जो भी वार्ड के प्रेसिडेंट, हम मिल करके ड्रग्स को खत्म करेंगे। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसको करना है, कैसे छुड़ाना है, कैसे मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करें। तो नहीं, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी थी। शहीद आजम भगत सिंह का पंजाब है, शहीद आजम भगत सिंह का देश है, उनको कहना पड़ेगा। अब पॉलिटिशियन करेगा कुछ नहीं, 5 साल बाद पॉलिटिशियन वोट लेगा, वोट लेके सत्ता हासिल करेगा, फिर नार्को टेररिज्म है। तो हमने किया क्या 15-20 साल में? हमने तो टेररिज्म को समाप्त कर दिया, पर नार्को टेररिज्म कौन खत्म करेगा? ये पॉलिटिकल पार्टियों का ये धंधा थोड़ा है कि हम मंत्री बन गए, बस हमारा काम हो गया। उनका काम है अपने कार्यकर्ता को, तेरे एरिया में ड्रग्स नहीं बिकनी चाहिए, तेरे एरिया में को ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, उसको मोटिवेशन करो, उसको समझाओ। नहीं, हम नहीं समझाएंगे, हम तो नेता है, रुमाल निकाला, हम तो ऐसे नहीं देश चलता। हमको सबको ये जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। ये नहीं कि हर चीज सरकार पे, हर चीज सरकार नहीं, हर चीज पुलिस नहीं, हर चीज पॉलिटिशियन नहीं, हर चीज मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक इजरायली की तरह मैं भी एक व्यक्ति बनूंगा। जब इजरायली की जंग हुई, वहां पे जंग अभी हो रही है, जितने भी बच्चे बच्चियां थे पूरे दुनिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जर्मनी के अंदर, अपने कारोबार, अपनी शिक्षा छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ के, खुली दुकानों छोड़ करके, जिसके हाथ में बंदूक थी, निकल के अपने आप चले गए जंग लड़ने के लिए। मेरा इजराइल, मेरा देश, मेरी रक्षा, मैं जीवित रहूं ना रहूं, हमें वो भारत बनाना है। ये नहीं मुझे को बुलाएगा। इजराइल के अंदर कई बच्ची ऐसी गई, दिल्ली से लड़कियां गई, कई स्टूडेंट गई। हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारे देश के ऊपर मुसीबत है, उसको बुलाया नहीं गया, वो खुद गए। हमें इजरायली की तरह एक अच्छा भारतीय बनना है। हमारे देश पे कभी मुसीबत आए, हम खड़े रहना है। पर ये कौन सी समस्या? ड्रग्स हमारी दी हुई समस्या है। ये टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म हमारी दी हुई समस्या है। हमको अपना भारत समझ के इसकी देख रेख, इसकी रक्षा, हम सबकी जिम्मेदारी हमें करना। सर, आपने देश के लिए शहीद होने वाले वीरों की सहायता के लिए एक बार एक लीड स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सर, उस ऑपरेशन के लिए आपको लीड कैसे मिली और आपने उसे एग्जीक्यूट कैसे किया? हाँ, वो क्या था, शहीद हो जाते थे पहले, है ना। मेरे साथ तो बहुत शहीद हुए, पर शहीद हो जाते पहले क्या करते थे, हम इनको जितनी अकल थी, जितनी समझ थी, वो इनको सलाई मशीनें दे देते थे।
पुराने टाइम पे मैंने दिए ना, एक शॉल दे दी, 100 रुपए की सिलाई मशीन दे दी, तो हम भी कहते थे दे दी, वो भी खुश दे दी, चलो मान सम्मान हुआ। पर जब कारगिल का युद्ध हुआ, मैं सबके घरों में जाता था और बॉडी लगातार रोज आती थी। मैं महेंद्रगढ़ में हरियाणा में किसी घर में गया, एक बुजुर्ग ग्रैंडफादर थे, छोटे बच्चे जो शहीद हो गए उनके बच्चे, तो मैंने उनको कहा कि सरकार ने को मदद की, कहते हाँ एक एसडीएम आया था, 5,000 रुपया लकड़ों का संस्कार के लिए दे गया। मैं कहा ये बच्चों को क्या करेंगे, कहते इन बच्चों को मैं जब बड़े होंगे फौज में कराऊंगा। वो मेरी बात बड़ी हृदय को लगी। 5,000 रुपया एसडीएम लकड़ों के संस्कार के लिए दे गए। फिर जितना मैं घूम सकता था, टूटा हुआ शरीर मैं घूम सकता था, परिवारों को इकट्ठा किया करके फिर विज्ञान भवन फंक्शन किया। फंक्शन इसलिए नहीं किया कि परिवारों को मैं फाइनेंशियली मदद करूं, सरकारों को और पब्लिक को जगाने के लिए बाहर निकलो। जगजीत सिंह अरोड़ा होते थे 71 जंग के हीरो, उनको बुलाया, किसी पॉलिटिशियन को नहीं, जहां राष्ट्रपति पीएम के फंक्शन होते, पर फैमिली को 5 लाख रुपया उस वक्त दिया, अपनी पॉकेट से, कुछ मैंने दिए होंगे दोस्तों ने इकट्ठे करके। फिर उसके बाद पेट्रोल पंप गवर्नमेंट ने हमको देख के गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप दिए। जब पेट्रोल पंप दिए तो विडो जो पत्नियां हैं अपने बच्चों के साथ धक्के खाते रहे, इधर से परमिशन इधर से परमिशन, तो मुझे दुख लगा कि शहीद परिवारों के घर में हर चीज पहुंचनी चाहिए, इनको धक्के खाने पड़ेंगे, उनसे रिश्वत मांगी जाती थी। फिर मैंने किसी का नुकसान करने के लिए ऑपरेशन नहीं किया, इसलिए कि मैं जगाऊं, एक को फंसाऊंगा, जितने भी शहीद हैं अब उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। फिर मैंने वो किया। आज ये है कि आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अगर पहली बात तो कोई शहीद ना हो, कोई शहीद होगा 1 करोड़ रुपए की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 1 करोड़ रुपए की राशि स्टेट गवर्नमेंट देगी, बच्चों को नौकरी देगी, बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, बच्चों की शादियां होंगी। ये आज का हमारा भारत है, इसलिए हमें ऑपरेशन किया। अब हम बहुत आगे निकल गए, अब उन चीजों की हमें जरूरत नहीं। सर, जीवन में कई बार हमारे सामने एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक तरफ संघर्ष और चुनौती से भरा हुआ रास्ता होता है तो दूसरी तरफ सरलता का जीवन होता है। हम देखते हैं कि आज के युवा कर्तव्य का रास्ता छोड़ के सरलता का जीवन अपनाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे सर? देखो, मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ। अब मैं कल आपके कार्यक्रम में था, युवा छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, तो जब हम बोल रहे थे, हमने तो नहीं कहा किसी को वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो। गर्म खून के नस नस में था वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं ये सोचने को नहीं सहमत हूँ आपसे कि बच्चे इस तरफ जा रहे हैं। हाँ, हमारे देश का कल्चर बदला है, इसमें सहमत हूँ, और हमारे देश का जो कल्चर बदला वो फिर वापस पुराने इतिहास की तरफ आ रहा है। फिर कहूँ कि मैं बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारे देश की संस्कृति, कल्चर, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जहाँ कभी छुपे हुए थे, जहाँ धर्म को साइड में किया गया था, जहाँ धर्म का अपमान था, अब बच्चों में संस्कृति वो चीजें सामने आ रही। पर जब भी राष्ट्र के ऊपर को बात आती है, बच्चे जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, मैंने देखा है बच्चों को, मैं बच्चों में रहता हूँ, मैं स्टूडेंट में रहता हूँ, जब राष्ट्रभक्ति की बात आ जाए तो वो बिल्कुल उनके अंदर जज्बा बिल्कुल खून खौलते हुए देखा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, जो मेरे विचार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, निश्चित ही आज आपके साथ इस चर्चा ने हमारे अंदर ऊर्जा और देश प्रेम की एक भावना का संचार कर दिया है। आपकी निस्वार्थ सेवा की भावना और कभी ना हार मानने का जज्बा हम युवाओं के लिए मोटिवेशन का काम करती है। हम अपने अतिथि के बहुत आभारी हैं कि वो यहाँ उपस्थित हुए और हमें गौरवान्वित किया। इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत की ओर चलते हैं और नो टॉक्स 2024 और MNNIT इलाहाबाद की तरफ से अपने अतिथि का सादर धन्यवाद करते हैं। वंदे मातरम।